वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा आईनी दरख्वास्त, उनके अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दायर करदा सदारती रेफरेंस के हवाले से आज फैसला सुना दिया गया है। उस पर और उसके साथ जो दीगर 14 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस थी, उन सब के ऊपर 10 के 10 जज साहिबान ने ये फैसला दिया है कि वो रेफरेंस कलअदम है और वो शो कॉज नोटिस जो है उसको क्वॉश कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ के बाद डिसीजन जो है उसके अंदर एक डिफरेंस आता है और 7 जज साहिबान के मुताबिक, जिसके तहत FBI ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया और उनके बच्चों को नोटिस भेजने हैं और उस नोटिस के अलावा उसके ऊपर फिर कार्रवाई करनी है और 100 दिन के अंदर अंदर इस कार्रवाई की अपडेट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देनी है, जिसके चेयरमैन यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात का अज खुद सुओ मोटो तयन करेंगे कि इस तमाम तहकीक के बाद रेफरेंस आखिरकार बनती है काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ या नहीं, या कोई काम करना भी बनता है उस मवाद के बेसिस पर। ये एक प्राइमा फेसी डिसीजन है, एक शॉर्ट ऑर्डर है। उसके अलावा फिर 3 जजेस, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने एक इजाफी नोट दायर किया है, तहरीर किया है। उसके अंदर उन्होंने ये FBR वाला जो तमाम सिलसिला है उसका हवाला नहीं दिया, बल्कि सिंपली क्वॉश करने के बाद, कलअदम करार देने के बाद इस बात को वाज़ेह किया है कि तमाम जजेस जो हैं वो कानून से बालतर नहीं हैं, तमाम जजेस जो हैं वो लॉ के सामने हाजिर हैं, तमाम जजेस, लेकिन एक आम शहरी पाकिस्तान, एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरह आइन के अंदर जो उनकी प्रोटेक्शंस हैं, आइन के अंदर जो उनके बुनियादी हुकूक हैं, वो तमाम जजेस को भी मसूल होना ज़रूरी है। इन 3 जज साहिबान ने ये भी एक्सप्लिसिटली कहा है कि हम ये शॉर्ट ऑर्डर देते हुए अपने आप की अपनी जुरिस्डिक्शन किसी भी तरह महदूद नहीं कर रहे, किसी भी तरह हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ इस मामले पे कमेंट करेंगे। यानी कि इशारा इस तरफ है कि जो हेयरिंग्स के दौरान एसिड रिकवरी यूनिट की गैर आइनी हैसियत, उसके अलावा ईसा साहब के खिलाफ जो मवाद जमा किया गया था उसकी गैर कानूनी हैसियत, उसका इलीगल तरीके से सर्वेल होने के हवाले से कमेंट्री कम अज़ कम इन 3 जज साहिबान की तरफ से वाज़ेह तौर पे इशारा है कि आएगी। जस्टिस याया अफरीदी साहब ने एक और इजाफी बात की कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 17/2019 यानी कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बजाते खुद दायर की थी उसको डिसमिस करते हुए बकाया 14 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस को अलाउ किया। और इसकी उनका मकसद, उनका स्पिरिट ये था कि एक जज साहब को अपने हवाले से खुद अपने कॉज में पिटिशन करना उनको जेब नहीं देता। बहरहाल 10 के 10 जजेस ने वहीद साहब रेफरेंस नंबर 1/2019 जो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ सदर आरिफ अली साहब ने एसिड रिकवरी यूनिट की कार्रवाई और लॉ मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन के बाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी थी उसको और उसके शो कॉज नोटिस को क्वॉश कर दिया है, क्वॉश कर दिया है। और देखें, ये FBR में भेजा है, लेकिन FBR की रिपोर्ट भी वापस सुप्रीम कोर्ट ही आएगी और फेडरेशन की तरफ से यानी प्रेसिडेंट के थ्रू रेफरेंस फाइल करने का रास्ता भी इस हवाले से जो है वो ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यहाँ सुओ मोटो ही एक्शन ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें इशारा इसी तरफ कर रही हैं कि इवन ये जो FBR की तरफ भेजी गई है बात, वो भी उनकी अहलिया के हवाले से। तो मेरे ख्याल से ये मामला मेरी लीगल असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन ख़त्म ही समझे, बल्कि आने वाले डिटेल्ड जजमेंट में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि और भी बहुत सारे इश्यूज जो यहाँ सर्वेलेंस के हवाले से, एसिड रिकवरी यूनिट के हवाले से और एक इदारे के दूसरे इदारे पे स्पाई करने के हवाले से जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली एड्रेस होते मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है जाफरी साहब कि आप एक एनालॉजी ड्रॉ करें कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ जो है वो रेफरेंस क्वॉश की थी 13 के 13 जजेस ने, तो वहाँ भी एक वीकनिंग गवर्नमेंट थी और एक इक़्तिदार जो है वहाँ पे मामलात उतने महफूज और मुस्तहकम नहीं थे जिस तरह से कुछ साल पहले थे जब ये मामला वहाँ भी उस वक्त शुरू हुआ था। यहाँ भी फिर हम क्या ये समझें
कि हुकूमत जो है वो लड़खड़ा रही है और इसकी वो पावर नहीं है जो रेफरेंस फाइल करने के वक्त थी। और एक इंडिया जो है, हम क्या इससे ये भी लें कि हुकूमत जो है वो इस वक्त इस रेफरेंस के डिसमिस होने के बाद एक पॉलिटिकली भी बहुत प्रिकेरियस पोजीशन में, डिटेल्ड फैसले में बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती हैं जिसको लेमेंस टर्म्स में जाफरी साहब कहते हैं कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। ये रद्द अमल इस फैसले के बाद क्या था वो भी देखते हुए फिर वहीद साहब उस पर भी बात करेंगे। और अब क्योंकि एक हुक्मनामा आ गया है, ठीक है, शॉर्ट ऑर्डर है, तो लिहाजा इसकी जो समाअत के अंदर जो तमाम बातें हुई थी वो भी अब खुल के हम कर सकते हैं। फरूक नसीम साहब जो साबिक लॉ मिनिस्टर और अब विफाक के वकील थे, उनके कोर्ट रूम से निकलने के बाद क्या तासुरात? अभी से उन्हें क्या मुस्तकिल साबिक मिनिस्टर या अभी के लिए कह रहे थे या कुछ आप पेशन गोई कर रहे हैं? तो आप पहले देखें उन्होंने क्या कहा, फिर बात करते हैं। जीत हार का तो था नहीं ये एक सेकंड सर दीजिएगा, एक सेकंड सर। ये केस जीत हार का नहीं था, ये केस सर इधर रुक जाएं भाई साहब, ये केस जीतने हारने का था ही नहीं। आप पता नहीं क्या समझ के बैठ गए थे आप। ये बस एक कोशिश थी, एक टेस्ट था कि अदलिया वाकई में आजाद है या नहीं। तो एक हद तक उनकी बात जो है वो दुरुस्त इस तरह से है कि ये हारने और जीतने का नहीं था, ये हारने का ही था। तो अब वो देखिए मेरिट्स पे इस रेफरेंस का ना सर था ना पैर था, और अगर तो इस रेफरेंस का कोई सर पैर होना या बनना था तो वो जब होता अगर हुकूमत दिखा पाती कि इन एसेट्स की ट्रेल काजी फायद ईसा साहब पे जाके जुड़ती है कि एक्चुअली उनके एसेट्स हैं जो उन्होंने छुपाए हैं, 116 की उन्होंने वायलेशन की, ये कानून तोड़ा है, लेकिन कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे। और मेरे ख्याल से ये रेफरेंस फाइल करने के हवाले से जिसका भी मशवरा था, आज वो मशवरा जो है वो डस्टबिन में आई थिंक फेंक दिया गया। मुनीर मलिक साहब जो कि हैदरवीद साहब के साबिक सीनियर पार्टनर हैं, मैं भी उस फर्म के अंदर एक छोटी सी हैसियत से मुलविस रहा हूँ। वकील थे वो काजी फायद ईसा साहब के साथ, उनके सलाउद्दीन अहमद साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद और बैरिस्टर आतिफ चौधरी भी उनके वकील थे, हमारे एसोसिएट्स रहे। उनकी क्या तासुरात है आपको दिखाना चाहेंगे? दिन से कहते थे कि रेफरेंस गैर आईनी है, आज अदालत उज़्मा ने कह दिया है। हमारे पिटिशन के साथ बहुत सी और पिटिशंस थी जो आपने देखी बार एसोसिएशन की। इस केस में बहुत लार्जर इश्यूज हैं। आपने देखा ARU का इशू था, कोवर्ट सर्वेलेंस का इशू था, मैलेफिडेस का इशू था। तो जब तक डिटेल्ड रीजंस नहीं आ जाते, एज काउंसिल मेरे लिए कमेंट करना नामुनासिब होगा, क्योंकि ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन आपके सामने हैं। हम कहते थे कि रेफरेंस अनलॉफुल है। मुनीर साहब अपने रिवायती तौर पर एक कंजर्वेटिव तरीके से एज काउंसिल कमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन वहीद साहब अब हम लोग तो इसके ऊपर तज्जिया ज़रूर कर सकते हैं। ये देखें, अभी भी बहुत सारी बातें बाकी हैं। ये कोर्ट के अंदर काजी फायद ईसा साहब इस बुनियाद पे आए थे कि ये इसलिए कलअदम करार दी जाए क्योंकि ये बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि ये कार्ट बिफोर द हॉर्स रखी गई है, क्योंकि मुझे मौका नहीं दिया गया, क्योंकि FBI ने मेरी ज़ौजा से ये पूछा भी नहीं कि ये असासे कहाँ से आए हैं। और इस सब का इशारा जो है वो यहीं रुक जाएं, एक सेकंड यहीं रुक जाएं। आपने जो बात की कि देखें, अगर FBI के पास कुछ होता तो वो इनको बुला के पहले कुछ केस वहां बनाते, यानी कि ये अब जो FBI अब भेजा जा रहा है ये फेट अकम्पली लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर कुछ FBI के पास होता तो वो पहले इनकी अहलिया को बुला के वहाँ मामलात एक तरफ करते, फिर रेफरेंस फाइल होता। कोई वजह नहीं थी कि उनको वहाँ पे नहीं बुलाया गया। एक और तरीके से तो देखें, इनकम टैक्स के अंदर आप मुस्तस्ना होते हैं जवाब देने से अगर 6 साल से ज्यादा पुराना मामला हो। ये जो मनी ट्रेल जस्टिस ईसा की ज़ौजा ने पेश की है वो 2009 से पहले की है। वो मनी ट्रेल और पैसे जाने और उनके घर खरीदने की जो टाइमलाइन है वो जस्टिस ईसा साहब के जज बनने से भी पहले की है, वो जज बनने से भी पहले की है। अगर ये टाइमलाइन देखने के बाद देखिए, एक सॉरी मैं बिकॉज आई वांट टू आस्क यू दिस बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट इट माय सेल्फ। अगर वो टाइमलाइन देने के बाद अव्वल तो उनको मौका देकर उनकी बात को, उनके डेटा को ऑन द रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया,
और अगर उनकी टाइमलाइन की वजाहत बादियुन नजर इस तरह करने के बाद कि ठीक है ये तमाम सवालात के जवाब बादियुन नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर भी मामला एफबीआर के एक कमिश्नर को भेज दिया गया, जबकि क्लियरली 6 साल से ज्यादा पुराना है। तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये सारी चीजें इसी तरफ पॉइंट करती हैं कि कोई बुनियाद, कोई किसी किस्म की तैयारी कुछ था ही नहीं। जाके आपने तफ्तीश क्या की, ये पता कर लिया कि बेगम के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज है और रेफरेंस बना दिया आपने। मतलब आपके आर्टिकल 209 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब के पास जब रेफरेंस जाता है तो वो अपना दिमाग लड़ा के ओपिनियन एक फॉर्म करें कि यहाँ पे मिसकॉन्डक्ट हुआ है, जज को रिपोर्ट होना चाहिए। ओपिनियन आपके सोचे समझे या एविडेंस को देखे बगैर, कंप्लेनेंट की बोनाफाइडीज देखे बगैर आप ओपिनियन बना सकते हैं क्या? इतनी ग्रेव चीज का कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देना चाहिए, उसने मिसकॉन्डक्ट किया है। तो बात यह कि शुरू से बड़ा वाजे था कि यहाँ पे नियत कुछ और है, और ये बात आहिस्ता आहिस्ता और वाजे होती गई। और हमने जो एफबीआर की खासकर हमने जो कानूनी एक पहलू जो खासकर था इसमें कि क्या यहाँ सेक्शन 116 की वायलेशन जज साहब ने की है, तो वो तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो देना होता है उसमें लिखा हुआ ही नहीं था कि ज़ौजा की आप अपनी एरिया की जो है एसेट्स को डिक्लेयर करें। इस बात को तो बड़ा क्लियर था कि अगर कानूनी तौर पे भी कुछ बन नहीं रहा तो फिर असल नियत क्या है? नहीं, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कम से कम 7 जज साहिबान ने फिर भी इशारा करके आपको एफबीआर की तरफ भेजा है, तो फिर मैं तो ये समझूंगा कि ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब की क्वाशमेंट के बाद जो अरसलान इफ्तिखार के रवैये से एक नामुनासिब रेपुटेशन क्रिएट हुई थी, उसको भी नजर में रखते हुए जजेस ने ये 10 कदम एक मजीद कदम आगे रखा है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर कोई इस्तिस्ना हम नहीं दे रहे एक जज साहब को, और कानून का जो दायरा है वो हालांकि उनके ऊपर अब नहीं अप्लाई करता। हालांकि अब टैक्स लॉज के तहत वो जवाब दे, चाहे जो भी उन्होंने किया हो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जवाब देंगे। तो इफ एनीथिंग उन्होंने अपने एक ब्रदर जज के लिए एक हायर स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है। नहीं, देखें, मैं तो इसको इस तरह देखता हूं कि जवाब देंगे, उन्होंने जवाब देनी, उन्होंने कहा कि जवाब दे के वो ये कह सकते हैं कि भाई ये सारे मामला जो हैं कानूनी तौर पे जिम्मा था ही नहीं जज साहब का, और उनकी अहलिया ने जवाब देना है। उन्होंने जज साहब ने तो नहीं जवाब देना, अहलिया ने नहीं जी, लेकिन उनकी अहलिया ने भी जवाब। भाई साहब, अगर ये आपके टैक्स रिटर्न्स होते ना 2003 से 2009 के, आपने दिखाए होते कि आपकी बैंकिंग ट्रेल 2003 से 2009 आपने 7 लाख पाउंड भेजे होते, तो कोई कमिश्नर जो है वो जवाब दे नहीं सकता आपको, आपसे फिर पूछताछ नहीं कर सकता था। नहीं, लेकिन देखें, इसका भी जवाब वापस सुप्रीम कोर्ट के पास आना है, और जो लोग समझते हैं कि ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, तो मेरी एक नाकिस सियासी और कानूनी राय में ये बात खत्म हो चुकी है। सही रेफरेंस बाकर साहब, और मतलब देखिए यहाँ पे हमेशा के ये स्ट्रगल जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वो नहीं खत्म हुई मेरे ख्याल से, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से मैंने अपने लीगल करियर में भी ऐसे मौके देखे हैं जहाँ लग रहा था कि अब अदली आजाद होगी, और ऐसा नहीं हुआ। क्या ये इम्पेटस अब इस चीज को आगे लेके जाएगा जहाँ अदलिया वाकई आजाद होगी? क्योंकि आज अदलिया आजाद नहीं हुई है। इफ्तिखार चौधरी जब बहाल हुए थे, सारे जज बहाल हुए थे, तो हम समझ रहे थे अदलिया आजाद हो गई है। उस वक्त भी अदलिया आजाद नहीं हुई थी। आइंदा जो समाअत के लिए मजीद केसेस आएंगे, खासकर पॉलिटिकल अपोनेंट्स के केसेस आएंगे, वहां किस तरह फैसला होता है, ये सारी चीजें नहीं, उससे पहले भाई साहब, उससे पहले इसका जो तहरीरी फैसला होगा आजाद है या नहीं। जी, इसका जो तहरीरी फैसला आएगा उसके अंदर क्या ARU के गैर कानूनी गैर आईनी होने को टैकल किया जाएगा, या फिर उसके अलावा ये जो एहतसाब का जो एक लहर चल रही है इस मुल्क में उसको टैकल किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की जो एक इस बेंच के मुताबिक जो एक कलर्ड जज अरशद मलिक के हवाले से जो उसके अपने बयानात हैं, जिसके बयानात पे लॉ मिनिस्ट्री ने खुद एक पोजीशन ली है, एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन ने खुद पोजीशन ली है, उसके ऊपर कमेंट्री आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि इशारा तो ये था कि ये सारी चीजें, और एक बिल्कुल जी, देखें, इशारा और कमेंट्री सब आए, लेकिन उसके बाद असल टेस्ट ये होगा। देखें, यहाँ पे जो भी है एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन जो लोग पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए हैं उनके मुकदमात पे जो फैसले आएंगे, मेरे ख्याल से वो टेस्ट होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, इससे भी ज्यादा।
ये भी टेस्ट था, जुडिशरी ने पास किया, फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं उनको, लेकिन ये सिर्फ बुनियाद है, ये सिर्फ बुनियाद है, ये सिर्फ शुरुआत है। हम पहली की तरह जो है अब एक सस्टेन्ड पीरियड के लिए इंडिपेंडेंस देखना चाहते हैं। हम एक केस या एक जो है ग्लोरियस दिन को लेके जो है सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अब हमें ये एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी चाहिए। हमारे लिए एक केस काफी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए इसी तरह जस्टिस होना चाहिए जिस तरह से आज हमारी खुशकिस्मती है कि जस्टिस फाइज ईसा को मिला। बाकर साहब और सैयद मंसूर अली शाह साहब का जो एक इजाफी एडिशनल नोट और उनका सिर्फ पैराग्राफ 1 से एग्री करना और फिर बाकी 4 पैराग्राफ अपने देना, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम बाद में ये रीजंस देंगे कि हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी जुरिस्डिक्शन को किसी भी तरह रोक नहीं रहे और किसी भी तरह महदूद नहीं कर रहे कि हम सिर्फ इस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी की बात करें और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रेफरेंस की बात करें। यानी एक वाज़ेह इशारा है इन 2 जज साहिबान की तरफ से, और याया आफरीदी साहब ने भी इस इजाफी नोट में एडिशन की कि ये वाज़ेह इशारा है कि जो इन 2 जज साहिबान की तरफ से खास तौर पर जो रिमार्क्स तवातुर से आए हैं, फरूक नसीम साहब से, जो उनकी मनी ट्रेल के हवाले से, जो उनका थॉट प्रोसेस, एसेट रिकवरी यूनिट का प्रोसेस, लॉ मिनिस्ट्री का प्रोसेस, अनहोली हेस्ट का हवाला, ये कम से कम इन 2 जजेस की तरफ से हम डिटेल में देखना चाहेंगे कि ये तमाम चीजें एड्रेस्ड हो। हालांकि पूरी बेंच की तरफ से भी इस हवाले से सवालात उठे थे। बाकर साहब का खास तौर पे कुछ दिनों पहले ये जब ये फरूक नसीम साहब की तरफ से कंसीड किया गया था ऑलमोस्ट कि ठीक है हम एफबीआर की तरफ चले जाते हैं और फिर वहां से वापस आएंगे अगर वहां पे मिसकॉन्डक्ट बन जाए, तो बाकर साहब ने तंबीह करते हुए कमेंट किया था वहीद साहब कि हम तारीख के हाथों में मुलजिम नहीं बनेंगे, हम तारीख के मुलजिम नहीं बनेंगे। ये मामला एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस का है, ये मामला इस तरह नहीं है कि एक नाअहल एग्जीक्यूटिव जो करना चाहे बेतरीक करता रहे, एक जज की इज्जत उछालता रहे, अदलिया की आज़ादी को अपने कुचलता रहे और फिर उसके बाद समझ अगर आ जाए कि गलती है तो फिर आगे बढ़े। देखें यहाँ पे आई थिंक जो वाइफ थी जस्टिस ईसा की, उनका बयान इम्पोर्टेंट इसलिए तो था ही कि एक सवाल जो अरसे से किया जा रहा था कि भाई आपकी सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, कानून छोड़ दें, सब छोड़ दें, हम बताएं तो कि ये सोर्स ऑफ फंड्स क्या थी, वो उन्होंने दी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी, उनका नैरेटिव जो है उसने एक एम्पैथी क्रिएट की कि देखें ह्यूमन राइट्स होते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो बातें की अपनी स्ट्राइफ और अपनी स्ट्रगल के हवाले से, वो सारे जज साहब उससे रिलेट कर सकते थे। और ये आई थिंक बहुत पावरफुल उनका ये स्टेटमेंट था कि सारे जज साहिबान को ये जरूर ये लगा होगा कि देखें एक जज के साथ जो बेजबान है, वो बोल नहीं सकता, जज नहीं जा सकता टॉक शोज पे, तो अगर उसके साथ उसकी रेपुटेशन, उसकी फैमिली के साथ ये किया जा रहा है, तो ये उनकी फैमिलीज के साथ भी हो सकता है। ये बड़ा एम्पैथाइज करने की बात थी और ये बहुत ह्यूमन मोमेंट जो है जी बहुत इफेक्टिव टूल ह्यूमन। और उसके अंदर उन्होंने देखिए शी मेड हर केस सुपर्बली। उन्होंने अपनी नर्वसनेस का इजहार किया, अपनी जाती सिचुएशन अहवाल का इजहार किया। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद जो हैं वो इतने अलील हैं, मैं फिर भी 13 महीनों से जिस तरह की हमें हिरासा किया जा रहा है, मेरे बेटे को फॉलो किया जा रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, माइंड यू, फ्रॉम द टाइम ऑफ उन्होंने कहा डू यू थिंक एनी जज वुड वांट टू बी पुट थ्रू व्हाट फाइज ईसा वाज पुट थ्रू? Do you think any judge would want to be put through what Justice Faiz Issa was put through? उसके बाद जरीना साहिबा ने कोई अपील, अपनी कोई मर्सी प्ली नहीं की। भाई साहब हर एसेट, हर जमीन, हर पैसे की उन्होंने रसीदें दिखाई, वो कानूनी तौर पर उनके पास होना जरूरी भी नहीं, चीज की रसीदें दिखाई, जिन चीजों को वो जला सकती थी 6 साल गुजर जाने के बाद, हर चीज की उन्होंने रसीद दिखाई, हाजिर बैंकों की रसीद दिखाई, ना कि कुछ और सियासतदानों की तरह जो बैंक रैप अप होते हो उसकी रसीदें। यानी कि शी मेड हर केस ऑन द मेरिट्स सुपर्बली। और ये बातें अगर देखें, और इसका एक इमोशनल इम्पैक्ट भी था ना, इट्स नॉट जस्ट द लीगल एस्पेक्ट बट देयर वाज एन इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस। बिल्कुल, लेकिन लीगल एस्पेक्ट था ही नहीं, क्योंकि जज साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने फरमा दिया कि इन चीजों को तो हम तो अहल नहीं, मतलब हमारी इज नॉट द अप्रोप्रिएट बॉडी टू गो थ्रू दिस थिंग। लीगल की जगह मैं कहूंगा कि मॉरल हाई ग्राउंड जो है ना, वो एक ही तरह से लूज कर रही थी। देखिए भाई साहब, एक्सपोज कितना हुई उस वक्त हुकूमत 100% है।
और वो ये था कि सोर्स ऑफ फंड्स तो बताएं, सोर्स ऑफ फंड्स तो बताएं, तो वो बता दिया। और वही सब एक्सपोज कितनी हुई उस वक्त हुकूमत कि ये खातून एक बात नहीं कर रही, ये किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, ये कोई एक्सक्यूज नहीं बना रही, इनके पास हर चीज की रसीद है जो आपने इनसे मांगी ही नहीं। उन्होंने कहा मैं एफबीआर गई, उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया, यानी कि एक्सपोज हुई हुकूमत उस दिन ऑन अ मॉरल लेवल। एंटरटेन क्यों नहीं किया? ऑन अ ह्यूमन लेवल नहीं, सवाल है एंटरटेन क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि इनके साथ इनको कन्फ्रंट करके सारे जवाब ही मिल जाने हैं और कुछ आगे प्रोसीड करने को ही नहीं होगा। तो यहाँ एटलीस्ट एक अवाम में हम प्रोसीड करें, बट अवाम में प्रोसीड करने से बदनीयती जो है वो सरफेस पे आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली उस बुनियाद पे क्वॉश कर दी रहा। सही भाई साहब, ये ऑब्वियसली अब डिटेल रीजंस इसके उतने ही अहम होंगे जितना आज का ये फैसला है। इसलिए अहम होंगे इसलिए कि क्या वफाक बच जाएगी। बिकॉज देखें, अगर एक इन्वेस्टिगेशन में आपको चोरी का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे और बाद में पता चले कि आप चोर नहीं थे, अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो पुलिस वाला है या FIA का या कस्टम्स का अफसर है, अगर ये पता चले कि उसने बहुत ही गफलत की थी तो वो सस्पेंड हो जाएगा, वो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन ये होता है कि लोगों पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है और वो फिर बाद में मासूम करार पाते हैं। लेकिन अगर आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगे और बाद में पता चले कि सब लोग आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाने से पहले मुलविस थे, आपको चोर दिखाने की बदनीयती उन्होंने जाहिर की हुई थी, आपकी चोरी साफ जाहिर हो जाए कि आपने नहीं की, वो सबूत लिए नहीं, वो सबूत इन्वेस्टिगेट नहीं किए, और इन मामलात में सदर पाकिस्तान का नाम हो, इन मामलात में काबीना इन्वॉल्व हो, इन मामलात में लॉ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो। मेरे ख्याल से इट इज, और जस्टिस बाकर ने कहा भी कि ये तो इफ्तिखार चौधरी के केस से यहाँ तो बदनीयती के बहुत ज्यादा शवाहिद हैं, और ये मुझे अगेन समझ से मेरे बाहर है कि किसने ये रेफरेंस फाइल करने का कहा, क्यों की फाइल, ये रेफरेंस समझ से बाहर है, क्योंकि कुछ भी लेकिन जब ये सारी चीजें हो भाई साहब, तो वाटरगेट में रिचर्ड निक्सन के साथ क्या हुआ था? टैप कर रहा था वो अपने ओपोनेंट्स को, उनके बारे में झूठी खबरें फैला रहा था, और वो और उसकी स्टाफ मुलविस पाई गई थी। यहाँ पे अफसर फारिग नहीं होता, यहाँ पे सदर फारिग होता है। नहीं, सदर सिर्फ नहीं है। एक सेकंड देखें, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट अभी बात है, और वो बात ये कि ये रेफरेंस जिसका बेबी था एक्चुअली, तो दैट इज द लूजर। लाइक ये रेफरेंस किसका बेबी था, सवाल ये है, और जिसका बेबी था, और जरूरी नहीं कि जिसने फाइल किया उसी का बेबी हो, तो जिसने फाइल किया था जरूरी नहीं एक ही का बेबी हो, ये एक ही का नहीं हो, बिल्कुल ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जिसका ये ओरिजिनल बेबी था, ये रेफरेंस आज वीकेंड वो हुआ है जिसका ये ओरिजिनल बेबी था। अब ये किसका ओरिजिनल बेबी था ये ना मुझे पता है ना आपको पता, लेकिन ये ओरिजिनल बेबी जिसका था वो इन अ वे सबको पता है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से जो है ना मायने खेज हो सकती है बात, अगर सस्टेन्ड हो तो। हमने वन हिट वंडर बहुत देख लिए मोइज जाफरी साहब। ये किसका ओरिजिनल बेबी था, ये किसका ओरिजिनल बेबी था, ये ना मुझे पता है ना वहीद साहब को पता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास आज शॉट्स की कमी है, तो आपको इस मौके पे फरूक नसीम साहब का एक बार फिर से शॉट दिखा देते हैं जब वो कोड। जीत हार का तो था नहीं ये एक सेकंड सर ठहरिएगा, एक सेकंड सर। ये केस जीत हार का नहीं था, ये केस सर इधर रुक जाएं। जी वही साहब क्या कह रहे थे आप? तो अब देखें ये जाफरी साहब, ये यहाँ पे डायनामिक्स जो है ना वो फाइल करने वालों में भी डायनामिक्स हैं, उन डायनामिक्स को भी इससे फर्क पड़ेगा। ये बड़ी फार रीचिंग इसके हो सकते हैं इफेक्ट, अगर ये एक सस्टेन्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमें नजर आती है, आइंदा के केसेस में भी नजर आती है, पॉलिटिकली जहां लोग विक्टिमाइज हुए हैं उनके केसेस में नजर आती है, तो मेरे ख्याल से वी आर हेडेड टू अ मच बेटर प्लेस, एंड दैट द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट दोज that filed the reference. सही है। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @heatherwheat10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @jferii मेरा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एंड वीड लव टू हियर फ्रॉम यू। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब फिर से हाजिर होंगे तो मजीद गुफ्तगू।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। काजी फाइज साहब के मुकदमे का एक तारीखी फैसला आज शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है, जिसके अंदर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रेफरेंस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उनको भेजा हुआ शो कॉज नोटिस दोनों कलअदम करार दिए हैं, क्वाश हुए हैं। उसके इस मुकदमे के अंदर कई बहुत इंटरेस्टिंग एंगल सामने आए। आज रज़ा रब्बानी साहब ने उनमें से एक एंगल को वापस से उजागर किया, जो कि इन डिटेल जिसके ऊपर कमेंट्री हुई है। वहीद साहब, वो है ये एसिड रिकवरी यूनिट की हैयत, ये कहाँ से पैदा हुआ, ये एक कानूनी बॉडी कैसे है, इसके जो सरबराह हैं उनका एक पब्लिक सर्विस के अंदर आने का अमल किस तरह सामने आया, वो अगर मिनिस्टर हैं तो किस हैसियत से मिनिस्टर हैं, वो अगर पाकिस्तानी हैं तो और वो पाकिस्तानी पब्लिक सर्विस के प्रोसेस में हैं तो अब तक कहाँ थे, और इस पब्लिक सर्विस के अंदर इस इदारे को एक सुप्रीम कोर्ट का उमूमी ऑर्डर आता है, उसके बाद इंतज़ामिया इस एक ऐसे इदारे को खड़ा कर देती है जो असासों का नैब बन जाता है, जबकि नैब एक अलग से मौजूद है और अपनी तरफ से जो फैसले करना चाहता है, जो इंक्वायरी करना चाहता है, कोई उसकी स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पार्लियामान ने उसके अंदर कोई दखल नहीं किया है, पार्लियामान के सामने उसका कोई ऑडिट नहीं है, उसके ऊपर उसके अंदर कौन लोग हैं उसका फैसला पार्लियामान या किसी पार्लियामान की बनाई गई बॉडी ने नहीं किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन को उसका पता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरे पाकिस्तान में वो करते फिर रहे हैं। देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो किक ऑफ हो सकता है इस केस से, अगर एसिड रिकवरी यूनिट को कलअदम करार दिया जाता है और इस पे सवालात उठाते हुए कुछ इंक्वायरीज ऑर्डर की जाती हैं, जो कि आई थिंक आई एम होपिंग ऐसा हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो तफ्तीशी अमल है इस पे मजमूई तौर पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाएगा, जो कि ऑलरेडी उठता आया है, लेकिन इस दफा सुप्रीम कोर्ट लेवल पे उठेगा, जो कि मेरे ख्याल से इम्पेटस हो सकता है कि आगे जो सारा तफ्तीशी अमल आज तक हमने देखा है, जिसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑपोजिशन कहती आई है, तो उसको फिर किस तरह अदलिया को आगे देखना चाहिए। ये एक अंधिया इस तरफ भी हो सकता है, हमें अभी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ने और एग्जीक्यूटिव के मातहत इदारों ने जुडिशरी पे एक सर्वेलेंस रखी, ये कोई जज भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो मुझे काफी उम्मीद है कि इस हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो डायरेक्शन आएंगी और आगे जाते हुए अगर इस तरह की चीज पे पाबंदी लगती है और अदलिया के गलत इस्तेमाल पे पाबंदी लगती है, जिससे हमने जस्टिस अरशद मलिक के हवाले से देखा, इस तरह के मामलात पे अगर यहाँ पे एक इम्पेटस आ जाता है तो बाकी अदलिया विल टेक इट फ्रॉम देयर, और ये एग्जीक्यूटिव और उसके जो मातहत इदारे हैं उनके लिए बहुत बड़ा जो है ये एक सवालिया निशान आ जाएगा और उनके लिए चेक एंड बैलेंस की तरफ हम बढ़ने की भी तरफ जा सकते हैं। तो अगेन, जिस तरह मैंने कहा जाफरी साहब, ये जजमेंट जो है ये एक बुनियाद है। मैं लॉयर्स मूवमेंट का हिस्सा क्योंकि रहा हूँ, कोई कलीदी हिस्सा नहीं लेकिन एक हिस्सा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि किस तरह से जो हम समझ रहे थे कि एक ब्रेक इन द क्लाउड्स है, द फर्स्ट रे ऑफ सन है, तो इट वॉज अ लॉट ऑफ दैट बट नॉट ऑल ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड। यहाँ भी एक सस्टेन्ड हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की तरफ जाना है, हमें एक सस्टेन्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तरफ जाना है, हमें एक सस्टेन्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स की तरफ जाना है, हमें रूल ऑफ लॉ देखना है कि इस तरह जासूसी करके किसी को प्रेशर में ला के इस तरह से नहीं किया जा सकता। ये सारे ऐसे मामलात हैं जो एक केस तक महदूद नहीं है। ये मामलात पहले भी एड्रेस हुए हैं, ये मामलात, ये पहला रेफरेंस भी नहीं है जो क्वॉश हुआ है, लेकिन क्या ये वो रेफरेंस होगा कि जिसके बाद एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की तरफ हम जाएंगे या नहीं, ये अभी कहना कबल वक्त है। और मेरे ख्याल से ये सारा एहतसाबी अमल इज राइट नाउ इन द डॉक, और इस पे आगे जाके सिर्फ सवाल ही नहीं उठेंगे बल्कि अब सवाल उठने के बाद अब जजमेंट्स भी आएंगे। सही, अब ये सवाल हम लोग इस शो पे 3 हफ्तों से कम तवातुर से उठा रहे हैं। उसके अलावा भी हमने ये बात कई दफ़ा की है कि एसिड रिकवरी यूनिट का, क्योंकि एक इतना अज खुदनुमा फैसला है वज़ीर आज़म साहब का और इसकी जो ताकत है वो इतनी आर्बिट्ररी है बादियुन नज़र कि इसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने जब सवाल उठाए तो हमने तवातुर से 3 हफ्ते से शहजाद अकबर साहब को, बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर साहब को दावत देते आ रहे हैं। आज के शो के लिए भी 4 दिन से हमारे एक प्रोड्यूसर की सिर्फ यही काम था कि वो शहजाद अकबर साहब हमारे शो पे क्यों नहीं आते, बुलाने की कोशिश करें। वो हमारे शो पे आते क्यों नहीं है, पहले ये बताएं। नहीं, मैं पूछना चाहूंगा वो सुन रहे हैं अगर कि भाई शहजाद अकबर साहब आप हमारे शो पे क्यों नहीं आते, हमने क्या ऐसा किया है कि आप हमारे शो पे नहीं आते। हम एक बार फिर से ये दावत जो है शहजाद अकबर साहब को दे रहे हैं
और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि वो एक पब्लिक पोजीशन में है, वो जिस तरह पब्लिक पोजीशन में आए हैं उसको क्लैरिफाई करेंगे। उनकी जो जात के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब ने वो सवाल उठाए थे जिन जिन सवाल का जवाब यूनिट ने उनसे बगैर पूछे सही समझा। शहजाद अकबर साहब को अब इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है कि तफसीली फैसले के बाद ये इनविटेशन जो हम हर दफा एक्सटेंड करते आए हैं वो हम वापस ले लें। तो इसलिए यही उनका मौका है कि वो अब हमारे शो पे आ जाएं। अभी वो ओहदे पे और ये देखिए ये बहुत पूरी उम्मीद है और हमें पूरा मौका देंगे। मैं आई वांट टू अश्योर हिम कि उनको पूरा मौका देंगे हम, और वो पूरी तरह आके अपने आप को एक्सप्लेन करें। लेकिन अब हम उनको 3-4 हफ्तों से बुला रहे हैं और जो भी है हमारा भी दिल है, उनको आना चाहिए। जी अकबर साहब प्लीज अगर आप वक्त निकालें, हम एक बार फिर से आपको इनविटेशन एक्सटेंड करेंगे। कल के लिए भी आपके लिए आखिर वक्त तक अपनी रन डाउन के अंदर वक्त सेव करके रखेंगे। जिस तरह वहीद साहब ने कहा मौका आपको पूरा होगा और ये वादा है कि आपको हमसे ज्यादा आपको मौका मिलेगा, ये वादा है जी। और सवालात का भी जो जुमरा है वो हम पहले से ही आपको रिवील कर चुके हैं, जो हम अमूमन नहीं करते। सवाल पहले से दे देंगे, लिहाजा यू वेलकम टू कम। आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से? एक हमारी एबिलिटी प्रोसेस है जिसको किक ऑफ एसेट रिकवरी यूनिट और दीगर नैब और कभी कभी दोनों साथ ने भी किया है। इस हवाले से आज कहाँ खड़ा है हमारा वो एहतसाबी अमल? उस एहतसाबी अमल को आप किस तरह देखते हैं? क्या उसके पीछे जो नीयत आपको नजर आती है वो अभी भी एहतसाब और सिर्फ एहतसाब है, या फिर इसके ऊपर कोई कलर या कोई दाग आपको नजर आता है? आपकी क्या राय है हम जानना चाहेंगे। facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पिछली सेगमेंट में हमने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रेफरेंस के खिलाफ दायर करदा आईनी दरख्वास्त के हवाले से आज जो तारीखी फैसला आया है उस पर बात की थी। अब हम बात करेंगे कोविड-19 की वबा और पाकिस्तान में उसकी सूरत हाल के हवाले से। जब एक हफ्ते पहले हमने 12 तारीख को ये शो किया था तो कोविड-19 के कन्फर्म्ड मरीज पाकिस्तान में 1,25,933 थे, जबकि पाकिस्तान के अंदर अमवात इस मर्ज से कन्फर्म्ड मरीजों में से 2,463 थी। आज कंफर्म्ड मरीज में तादाद में इजाफा 40,000 लोगों से हो गया है लगभग, और अमवात में 767 मजीद लोग इस वायरस का कंफर्म्ड शिकार हुए हैं। ये कंफर्म्ड कहना इसलिए जरूरी है इसलिए कि बेतदरीज इस तरह इस वक्त इस बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि आउटसाइड द सिस्टम कोरोना के सफरर्स हैं, जो कि अपने आप को टेस्ट करा नहीं पा रहे, या तो क्योंकि टेस्ट अवेलेबल नहीं है, या वो टेस्टिंग लोकेशंस में जाना मुनासिब नहीं समझ रहे, या उनको आइसोलेटेड टेस्टिंग नहीं हो पा रही। उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो कि और ये आउटसाइड द सिस्टम रहते हुए खुद आइसोलेट करते हुए अज खुद या तो रिकवर कर रहे हैं, या फिर खुदा न खास्ता अगर बहुत ज्यादा अलील हो जाएं तो उस पॉइंट पे जाके फिर वायरस के हवाले से डॉक्टर्स को और अस्पतालों को रुजू कर रहे हैं, जहां पर निजी अस्पतालों में कम से कम कराची के अंदर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि स्पेस के बहुत मेजर मसले हैं। वही साहब ये इस सिचुएशन पे हम पहले अगर थोड़ी देर बात कर लें, फिर इस सिचुएशन के हवाले से पंजाब हुकूमत के रद्द अमल और यास्मीन राशिद साहिबा के रद्द अमल के हवाले से भी बात करेंगे, जिन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इस इशू को एड्रेस किया है। ये कोविड-19 का जिस तरह हमने चंद हफ्तों पहले ये सोचा था कि एक नॉवेल्टी है कि एक वेल नोन इंसान को कोविड हो गया है, तो फैसल सजवारी साहब हमारे शो पे आए थे। उससे फिर अगले हफ्ते शाहिद खान अब्बासी हमारे शो पे आए थे और वो कोविड के मरीज थे, यानी हमने उनको इस वजह से नहीं बुलाया था। अब एक ऐसी सिचुएशन है कि हमारे अजीज और अकारिब में कम से कम मेरे लिए कोविड के मरीज हैं, वो उसके अलावा मेरे ख्याल से सब लोग जो हैं वो कोविड की डायरेक्ट एक इंफॉर्मेटिव सिचुएशन जानते हैं। ये मर्ज अब सब लोगों की दहलीज पे आन खड़ा है। बिल्कुल जी, और मेरे ख्याल से ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसको जो सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, हुकूमती सतह पे भी नहीं लिया जा रहा था और अवाम की सतह पे भी नहीं लिया जा रहा था, उसमें एक डायनामिक ऐसा क्रिएट हो गया था कि हम गैलपिंग तरीके से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कीप अप नहीं कर रहा था। अब हमने देखा है कि थोड़ा सा एक स्मार्ट लॉकडाउन, जो कि मुझे तो इतना स्मार्ट नहीं नजर आ रहा, बट बहरहाल मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए और थोड़ा बहुत डर जो है
वो अवाम में थोड़ा सा एक सीपेन अब हो रहा है कि जब आपके जानने वाले जो हैं उनकी या उनके वालिदैन की जान जाती हुई आपको नजर आ रही है। जब आपके वजीर आजम जो है वो मास्क पहनना एक हफ्ता पहले शुरू करें, जब आपके वजीर आजम कहें कि घबराना नहीं है, ये एक फ्लू है, जब आपके वजीर आजम कहें कि ये 90% लोगों के लिए बस एक फ्लू की तरह आएगा और चला जाएगा, जब आपके वजीर आजम लॉकडाउन के मुतहम्मिल ना हो जब तक कि लॉकडाउन कहीं और से अनाउंस हो जाए, फिर आपके वजीर आजम सोचे लोग SOPs मानते ही नहीं है, तो फिर मसला तो आप इशारा कर रहे हैं ना कहाँ है। अब इसी हवाले से अब मैं आपको बोलूं कि ये चीज ही इतनी खतरनाक नहीं है और फिर बोलूंगा लेकिन आप इससे बचने के लिए तो एहतियाती तदाबीर नहीं फॉलो कर रहे, तो ये बात तो नहीं समझ आती। जी अब देखिए, यास्मीन राशिद साहिबा को हम दिखाएंगे, वो पंजाब की सूबाई वजीर सेहत हैं। जब थोड़ी कोशिश की पंजाब में संजीदगी से लेने की, जबकि बुज़दार साहब अगर आप लोगों को याद रहे तो मसाजिद के हवाले से भी सबसे लैक्स पंजाब थी जब लॉकडाउन पूरे मुल्क के अंदर अमल में लाने की कोशिश की जा रही थी। उसके अलावा सबसे पहले शॉपिंग मॉल्स और गैर ज़रूरी जगहें खोलने में भी सबसे पहले पंजाब ने की थी, क्योंकि ये सब फ्लू है। यास्मीन राशिद साहिबा अब जब थोड़ी कोशिश की गई है कि संजीदगी से इस डिजीज़ को कुछ इलाकों में लिया जाए, तो यास्मीन राशिद साहिबा को नतीजा क्या है? ये मेरे ख्याल से यास्मीन राशिद साहिबा को ये बात वाज़ेह कर देनी चाहिए कि लाहौर की अवाम ने मुश्तरका तौर पे इनको वोट करके अपनी वालदा नहीं मुकर्रर किया, अपना मिनिस्टर मुकर्रर किया, और वो एक नौकरी होती है, लोगों की सर्विस होती है। और दुनिया भर के अंदर बहुत सारी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे लोग बेवकूफ़ी की तरह बिहेव कर रहे हैं। अमेरिका जो है वो सर फहरिस्त है, लोग एक दूसरे पे खांस रहे हैं जब वो दिखाना चाहते हैं कि उनको नौकरी करना ज़्यादा अजीज़ है ना कि कोरोना से बचना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मास्क नहीं पहन रहे और उसको अपना बुनियादी इंसानी हक कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना को एक कंस्पिरेसी कह रहे हैं और उसको वाईफाई के टावर से जोड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में आपको कोई इलेक्टेड ऑफिशियल आप जाहिल हैं कहते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको इस बात का इल्म है कि इस आवाम से जो भी वो हैं उनको ताकत इस आवाम से है। भाई साहब, कभी सुना है आपने कि ये तो सब बड़े जाहिल हैं फ्रॉम एन इलेक्टेड ऑफिशियल? नहीं, और ये कभी भी नहीं सुना मैंने। और मेरे ख्याल से ये सियासी तौर पे भी नामुनासिब बात है, अखलाकी तौर पे भी नामुनासिब बात है। और देखें, जिम्मा आपका है। अगर हम जाहिल हैं तो हम जाहिल कौम को आपने मैनेज करना है, आपने एडमिनिस्टर करना है, आपने एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवानी है हमसे, आपने लॉकडाउन इन्फोर्स करना है। हमारा तावन ज़रूरी है बेशक, लेकिन अगर आप डबल स्पीक करेंगी, अगर आप इस चीज़ को दिखाएंगी कि ये कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि हमारी जहालत जो है वो आपको और ज़्यादा नजर आएगी नुमाया तौर पर। और फिर आप हमें ही अगर उसके खुद ही आप हमारी जहालत हमसे मतलब हमसे वो करके निकालती हैं और फिर आप हमें ही जाहिल कहती हैं और फिर बीमार भी हम हो, मरे भी हम। अच्छा, माजरत भी आई, फिर जरा माजरत सुन। इस माजरत से बेहतर था अगर आप चुप ही रहते। मतलब ये किस कसम की माजरत थी? ये माजरत के अंदर आपने फिर से बस यही दोहरा दिया। लेकिन मैं ठीक PTI की तरफ से मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक बगैर क्वालिफिकेशन के माजरत नहीं दी। यास्मीन राशिद साहिबा, और मैंने ये भी कभी नहीं देखा कि एक प्रोविंशियल लेवल मिनिस्टर जो कि अपने पूरे सूबे में, जो कि सूबा इतने ज़्यादा लोग हैं उसमें कि वो दुनिया भर के अंदर 12वां सबसे बड़ा मुल्क होता अगर वो अलग से एक मुल्क होता, उसका एक मिनिस्टर आके उसके सबसे बड़े शहर और उसका प्रोविंशियल कैपिटल के बारे में इस तरह के कलमात अदा करें। और फिर उसके बाद मैंने कुछ गलत कहा था, लेकिन माजरत अगर आपको बुरा लगा, मैंने ये कभी नहीं देखा वही साहब। उन्होंने जो है वो फिर से डेप्रिकेटिंग बातें जो हैं की और पेट्रोनाइजिंग बातें की, और पेट्रोनाइजिंग बातें जो है वो किसी को पसंद नहीं आती, चाहे वो जाहिल भी हो। खास तौर पे एक मिनिस्टर की तरफ से जिसको इलेक्ट उसने किया और उसका काम हो उन लोगों का खादिम होना। आप लोगों की हम राय के मुंतज़िर रहेंगे। मैं लिंक्स भी देता चलूंगा जब हम इस शो को रैप अप करें। लेकिन एक चीज़ जो मैं पिछली सेगमेंट में कहना मुझसे रह गई, हम ये काजी फाइज ईसा साहब का मुकदमा और उसकी कवरेज के हवाले से ये मेरे लिए कम अज़ कम मुमकिन नहीं होता, क्योंकि मैं कराची में भी हूँ, कराची में बेस भी हूँ, और लॉकडाउन से कराची और मुतासिर भी रहे हैं हम। तो ये काजी फाइज ईसा साहब के मुकदमे को तमाम लोगों तक पहुँचाने का और इंटरनेट के ऊपर बहुत उम्दा शोज़ करने की दाद देना हमारी तरफ से मेरे लिए कम से कम ज़रूरी है। न सिर्फ मैं महजूज़ हुआ, बल्कि मुझे जो ये इंफॉर्मेशन पॉसिबल रही जिसके बाद मैं अपना तज्जिया कर सकूं, मैं अपनी राय कायम कर सकूं, वो मुमकिन नहीं होता अगर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हसनात मलिक, नासिर इकबाल और मतीउल्लाह जान अपनी उम्दा कवरेज इंटरनेट पर अपने शोज़ के ऊपर और अपने आपस में डिस्कशंस के ऊपर नहीं कर रहे होते। वहीद साहब, इसी के साथ अगर हम खुदाफिज कहें कल तक के लिए, facebook.com/agenda3 हमारा फेसबुक पेज है, @agenda360 हमारा ट्विटर हैंडल है।
@हैदरी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। आपकी राय के हम हमेशा की तरह मुंतजिर रहेंगे। इंशाल्लाह कल एक बार फिर 7:05 पे हाजिर होंगे।